जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी 4 बजे ये क्लास होती है, जिसमें हम मूल विधि और भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होते हैं, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। आज हम मूल विधि में पर्यावरण से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे उनको कवर करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और हर क्वेश्चन से संबंधित इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, जो पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्टॉकहोम में सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में आयोजित किया गया था। और बता दें, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून से लेकर के 16 जून तक 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है। तो ये शक्तियां जो है केंद्र सरकार को है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का अधिकार है। तो कौन सी धारा के अंदर, धारा 12 के अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने जो है भाग लिया था। तो याद रखिएगा, कितने, 119 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन से, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण के विषय वस्तु में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन से जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो ये तीनों के तीनों जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से पर्यावरण का मूल तत्व नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से पर्यावरण का मूल तत्व कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश जो है पर्यावरण का मूल तत्व नहीं है। और मृदा, जल, वायु, ये तीनों जो है पर्यावरण के मूल तत्व हैं, जबकि प्रकाश आपका पर्यावरण का मूल तत्व नहीं है। क्वेश्चन से, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन में कुल 182 जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को छत्रकारी विधायन कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसे छत्रकारी विधायन कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा, वन संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है छत्रकारी विधायन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो बताइए दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। और बता दें, सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में अपनी पुस्तक जर्नल मार्पोलॉजी ऑर्गेनिज्म
में जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, यह स्थित है। तो बताइए दोस्तों, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ब्राजील में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से पर्यावरण संरक्षण से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। और बाकी सभी रियो डे जेनेरियो और यूएनईपी, स्टॉकहोम, यहाँ पर सभी जगह पर पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में एक भी पर्यावरण संबंधी कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा इसे मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों के संज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो बताइए दोस्तों, अधिनियम 1986 के किस धारा में जो है अपराधों के संज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसने जो है सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण ने सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित किया है। क्वेश्चन से, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है कहा गया है कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को जो है नष्ट कर दिया है? तो ये कथन जो है माधव गाडगिल के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी पर्यावरण की अध्ययन की प्राकृतिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहु अनुनासिक, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से अविघटनीय प्रदूषक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मलमूत्र, प्लास्टिक, आर्सेनिक या नाभिकीय अपशिष्ट। तो राइट आंसर बनेगा मलमूत्र जो है यही अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन से, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है? तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है। क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए दोस्तों, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण पर्यावरण पर प्रभाव ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, जल प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में इसको लागू किया गया है या शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है?
तो ये जो है जिनेवा में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो बताइए दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो ये जो है 1972 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की सुरक्षा हेतु संसद द्वारा जो है एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहा जाता है। इस अधिनियम को 9 सितंबर 1972 को संसद द्वारा जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 9 सितंबर 1972 को संसद द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आती है। तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आती है। ऑप्शन है पर्यावरणीय ज्ञान, दूसरा है पर्यावरणीय समस्याएं, तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन एवं सतत विकास, लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है पर्यावरण की शिक्षा में आते हैं। पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरण प्रबंधन एवं सतत विकास, ये सारे के सारे पर्यावरण की शिक्षा पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो बताइए दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो ये जो है 1986 में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति ने जो है 23 मई 1986 को जो है हस्ताक्षर किया था, तथा इस अधिनियम को जो है 19 नवंबर 1986 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। और इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय तथा 36 धाराएं शामिल हैं। तो साथ में सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन है स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और बता दें, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कुल 119 देशों ने भाग लिया था। पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत, ये इसका नारा था इस सम्मेलन का। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, चिपको आंदोलन 1973 को उत्तराखंड के चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं। एक बार आप सभी क्लास को शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है। तो इसकी प्रक्रिया जो है, इसको पद से हटाए जाने की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो बताइए दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनकी बैठकों में जो है शामिल रहता है। और बता दें, संविधान के अनुच्छेद 149
में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान दिया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का जो है प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है भारत सरकार में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के मंत्रिमंडल सचिव यही जो है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी माना जाता है। अगला है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 84 के खा के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। किसके? अनुच्छेद 84 के खा के अनुसार जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो बताइए दोस्तों, स्थानों का आवंटन किसके आधार पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर जो है राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 550 निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले इसको कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है लोकसभा को। और बता दें, अनुच्छेद 85 के खा के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश में इसे राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य का 1/10 भाग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर किसी भी प्रत्याशी को वैध मतों का 1/5 भाग मत प्राप्त नहीं होते हैं तो वह अपनी जमानत राशि जो है उसकी जब्त कर ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/5 वैध मतों का। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान भारत में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान भारत में जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ओम बिरला जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा के। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा,
लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। निम्न में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, इनमें से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो बताइए दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। और इसका प्रावधान संविधान के 94 के खा में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 94 के खा में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है जीवी मावलंकर के विरुद्ध जो है लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बता दें, यह जो है 2009 में प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखिएगा कब भैया, जून 2009 में इनको जो है चुना गया था। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप में लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 249। ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया है दोस्तों टाइपिस्ट के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में से जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और फिर मिलेंगे इसकी क्लास 12 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।